हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी को आगे पढ़ते हैं। हमने एंजाइम की सामान्य जानकारी पढ़ी थी, एंजाइम का वर्गीकरण पढ़ा था। अब हम एंजाइम के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एंजाइमों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइमों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं एंजाइमों का नामकरण कि किस प्रकार से एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। सामान्यतः एंजाइमों का नाम लिखते समय क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एस लगा दिया जाता है। क्या करना है? क्रियाधार यानी कि जिस पर एंजाइम कार्य कर रहा है, जिसको एंजाइम परिवर्तित कर रहा है, जिस पर एंजाइम अभिक्रिया कर रहा है, वो होता है क्रियाधार या फिर सबस्ट्रेट। जैसे माल्टोस एक शर्करा है, एक पॉलीसेकेराइड है। नहीं, माल्टोस एक शर्करा है। क्या है? शर्करा। अब इस माल्टोस को एक एंजाइम है, वो एंजाइम अपघटित कर रहा है ग्लूकोज में। तो यहां पर एंजाइम कार्य करेगा किस पर? माल्टोस पर। तो इसके लिए जो क्रियाधार हो गया वो होगा माल्टोस। क्या हो गया? क्रियाधार माल्टोस हो गया और ग्लूकोज क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अब हमने क्या कहा कि सामान्यतः एंजाइम का नाम लिखते समय क्रियाधार के नाम के अंत में ASE लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्रियाधार क्या है? माल्टोस। तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा माल्ट। अब लगा दिया माल्ट के बाद में क्या लगाएंगे पीछे हम? ASE। इसे हम बोल देंगे माल्टेस। क्या बोल देंगे? माल्टेस। तो माल्टोज पर कार्य करने वाले एंजाइम को हमने माल्टेस कहा। या फिर हम कहें माल्टोज के जल अपघटन से क्या मिल रहा है? हमें ग्लूकोज मिल रहा है। तो माल्टोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को हम माल्टेस कहेंगे। किस प्रकार से? हमने इसके नाम के अंत में ASE लगा दिया। किसके? क्रियाधार के नाम के अंत में। तो इस प्रकार से एंजाइमों का नाम लिखा जाता है। लेकिन आपको बात ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पर लिखा है सामान्यतः। सभी एंजाइमों के लिए यह बात सत्य नहीं है, कुछ एंजाइमों के लिए ऐसा किया जाता है। अब एग्जाम्पल में हमने वही लिखा है, माल्टोस के जल अपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को माल्टेस कहते हैं, जो कि हमने अभी देखा है। अब हम एंजाइम के कार्य देखेंगे। कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं, उनके हमें क्या देखने हैं? उनके हमें कार्य देखने हैं कि किस प्रकार से ये एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एंजाइम्स के कार्य। देखिए, आपको जो एंजाइम्स दिए हुए हैं वो आहार नाल के एंजाइम दिए हुए हैं। कौन से एंजाइम दिए हुए हैं? आहार नाल के एंजाइम दिए हुए हैं। तो एक बार हम आहार नाल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखो, अभी मैं आपको अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ था एंजाइमों का नामकरण, वो आपको नोट्स में लिखना था। उसको लिखने के बाद आपको कुछ एंजाइमों के कार्य के नाम सही डालनी है और उनके बाद में इन सभी को लिखना है। अभी मैं जो बोर्ड पर डायग्राम बना रहा हूँ वो डायग्राम आपको नहीं बनाना है, या फिर मैं जो चार्ट बना रहा हूँ वो भी आपको नहीं बनाना है। यहाँ पर सिर्फ हम समझ रहे हैं आहार नाल के बारे में। वैसे आप बायोलॉजी में समझ चुके होंगे इसके बारे में। देखो, आहार नाल में क्या होता है? सबसे पहले मुख होता है, मुख के बाद क्या होती है? मुख गुहा होती है। मुख के बाद क्या होती है? मुख गुहा। और मुख गुहा के बाद ग्रेसिका यानी ईसोफेगस होती है। और ईसोफेगस के बाद क्या आता है? ईसोफेगस के बाद आता है आमाशय। आमाशय, और आमाशय के बाद में आती है छोटी आंत। अब छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र।
यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में बांटते हैं। इसके बाद आती है बड़ी आंत्र, और बड़ी आंत के बाद में आता है गुदा, एनस, इसी में मलास आ जाता है। अब देखिए आप, यहाँ पर हम कुछ एंजाइमों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुख गुहा में एक पदार्थ स्रावित होता है, लार। क्या स्रावित होती है? मुख गुहा में लार स्रावित होती है। तो इस लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो एक एंजाइम तो पाए जाएंगे लार में, समझ में आया? वो कहाँ पे होगा? मुख गुहा में होगा। दूसरा, ईसोफेगस में कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है, या फिर हम कहें इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद आता है आमाशय। अब जो आमाशय है, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि जठर रस का स्राव करती हैं। तो जो आमाशय है उसमें जठर रस का स्राव होगा। उसके बाद आती है छोटी आंत। अब छोटी आंत से यकृत व अग्नाशय जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं? अग्नाशय। और इस छोटी आंत में अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है। अग्नाशय रस व पीत रस दोनों का स्राव होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ अग्नाशय रस को देखना है। तो आपको 3 चीज याद रखनी है कि मुख गुहा में किसका स्राव हुआ? लार का स्राव हुआ। आमाशय में जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का स्राव हुआ। छोटी आंत में अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस का स्राव हुआ। अब देखिए इनके एंजाइमों के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हमने एंजाइम दिया हुआ है टाइलिन। हमें अब टाइलिन के बारे में पढ़ना है। तो टाइलिन एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। और लार का स्राव कहाँ हो रहा है? मुख गुहा में। तो हम कह सकते हैं कि लार मुख की लार में पाया जाता है। टाइलिन कहाँ पाया जाएगा? मुख गुहा की लार में पाया जाता है। इसे आप मुख गुहा कर सकते हो, मुख गुहा की लार में पाया जाता है। अब इस एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो यह पॉलीसैकेराइड यानी कि शर्करा स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम है। कहाँ पाया जा रहा है? मुख गुहा की लार में पाया जा रहा है। कार्य क्या है इसका? पॉलीसैकेराइड को माल्टोस में परिवर्तित करता है। तो क्लियर हुआ। इसके बाद में आता है माल्टेस। अब जो माल्टेस एंजाइम है वो आंत्र रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंत्र रस में पाया जाता है। एक चीज और, अग्नाशय रस प्लस पितरस, इन दोनों को सम्मिलित रूप से आंत्र रस बोलते हैं। सस्कस एंटेरिकस। क्या बोलेंगे? आंत्र रस बोलेंगे। तो उस आंत्र रस में जिसमें अग्नाशय रस भी है, पित्त रस भी है, इस आंत्र रस में मोस्टली कहें तो अग्नाशय रस में ही होता है। अग्नाशय रस भी हम बोल सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आंत्र रस लिखा हुआ है तो हमने इसे आंत्र रस यहाँ पर लिख दिया। आप अग्नाशय रस भी लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं आंत्र रस में पाया जाता है। कौन सा? माल्टेस। तो माल्टेस किसका स्राव करेगा? जो माल्टेस है वो आंत्र रस में पाया जा रहा है और इसका स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। और माल्टोस शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। किसको? माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम? माल्टेस एंजाइम। कहाँ पाया जाएगा? आंत्र रस में पाया जाता है। इसके बाद आता है एमाइलोप्सिन। कौन सा आता है? एमाइलोप्सिन। अब जो एमाइलोप्सिन है वो भी अग्नाशय रस में पाया जाता है और अग्नाशय रस में पाया जा रहा है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पॉलीसैकेराइड को माल्टोस में परिवर्तित करना। हमने यहाँ पर देखा था कि पॉलीसैकेराइड को माल्टोस से परिवर्तित कर रहा है क्या? टाइलिन। कहाँ पर? मुख गुहा में। जबकि आंत्र में क्या? छोटी आंत। देखो छोटी आंत्र में है ये। तो देखिए यहाँ पर जो एमाइलोप्सिन है वो पॉलीसैकेराइड को माल्टोस में परिवर्तित कर रहा है। किसमें? ये कर रहा है छोटी आंत में। किसमें कर रहा है? छोटी आंत में। जबकि जो टाइलिन है वो कहाँ पे कर रहा है? वो मुख गुहा में कर रहा है।
तो अमाइलोप्सिन पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में परिवर्तित कर रहा है। इसके बाद अगला एंजाइम आता है पेप्सिन एंजाइम। अब जो पेप्सिन एंजाइम है वो जठर रस में पाया जाता है। अब हम पहले ही सीख चुके हैं कि जठर रस का स्राव कहाँ पे होता है। जठर रस का स्राव आमाशय में होता है और किसके द्वारा होता है, जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। आमाशय यानी कि पेट, उदर, इसे हम उदर भी बोल सकते हैं और इसे हम पेट भी बोल सकते हैं। तो जो पेप्सिन है उसका स्राव कहाँ पे हो रहा है, जठर रस में पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना। क्या, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना, ये पेप्सिन एंजाइम का कार्य है। अब अगला एंजाइम दिया हुआ है ट्रिप्सिन। अब जो ट्रिप्सिन है वो कहाँ पे स्रावित होता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में पाया जाता है, यानी कि ये छोटी आंत में पाया जाएगा। कहाँ पे, छोटी आंत में, अग्नाशय रस में पाया जाता है। तो ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, या तो सीधी प्रोटीन भी हो सकती है या फिर जो पॉलीपेप्टाइड है उनको ये पेप्टाइड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, पेप्टाइड में। हमने अभी जो पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है, वो पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड की रचना बनाते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड क्या होंगे, ट्रिप्सिन के द्वारा पेप्टाइड में परिवर्तित हो जाएंगे। अब अगला आता है हमारा छठवां एंजाइम है, वो है लाइपेज। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। अब लाइपेज के बारे में देखते हैं। तो ये जठर रस में पाया जाता है, यानी कि इसका स्राव आमाशय में होता है। किस में पाया जा रहा है, जठर रस में पाया जा रहा है। इसका कार्य क्या है, यह वसा को ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। किसको, वसा को ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद सातवां एंजाइम दिया हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। कौन सा दिया हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो भी कहाँ पे पाया जाता है, वो भी अग्नाशय रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। तो ये क्या कार्य करता है कि ये डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड तोड़ देता है, या फिर हम कहें कि ये डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। इसके बाद अगला आता है राइबोन्यूक्लियेज। अब जो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो भी अग्नाशय रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। और यह आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज क्या होगा, डीएनए को तोड़ेगा, जबकि राइबोन्यूक्लियेज क्या होगा, आरएनए को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ एंजाइमों के ये कार्य हो जाते हैं। अब आपको जो नोट्स बनाने हैं उनमें इस रामायण को नहीं लिखना है, हमने जो भी लिखा है यहाँ पर इसे नहीं लिखना है। आपको नोट्स में जो बाकी बोर्ड पर लिखा हुआ है वो सब कुछ लिखना है। इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर वो आपको सारा अपने नोट्स में लिखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम की क्रियाविधि कैसे होती है, किस प्रकार से एंजाइम कार्य करते हैं। तो एक बार आप इनको नोट्स में उतारिए, उसके बाद हेडिंग डालिएगा एंजाइम की क्रियाविधि। तो अब देखते हैं एंजाइमों की क्रियाविधि। जो एंजाइमों की क्रियाविधि होती है उसे सक्रियण ऊर्जा के द्वारा समझाया जाता है। देखिए, एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। इसके लिए एंजाइम में सक्रिय केंद्र होता है जिस पर सबस्ट्रेट से क्रिया संपन्न होती है। देखो किस प्रकार से संपन्न होती है अभिक्रिया, एक बार समझते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, आपको नोट्स में नहीं बनाना है ये डायग्राम जो बना रहा हूँ अभी भी। देखिए ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ये एक ऊर्जा का ग्राफ होता है। किसका होता है, ऊर्जा का ग्राफ होता है। मान लीजिए यहाँ पर सबस्ट्रेट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी कि ये तो क्रियाधार है, ये उत्पाद है। क्या है, क्रियाधार। और ये उत्पाद है, और ये बढ़ती हुई ऊर्जा है। अब जो सबस्ट्रेट है उसकी ऊर्जा ये है, और जो मध्यवर्ती संकुल है
यह है मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। यहाँ पर मध्यवर्ती का निर्माण होता है जो कि सबस्ट्रेट से उत्पाद में परिवर्तित होता है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर जो ये एनर्जी गैप है, ये जो ऊर्जा का अंतर है क्रियाधार की व मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था की जो ऊर्जा का अंतर है, इसी को बोलते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अब जब अभिक्रिया बिना एंजाइम के होती है तो ये सक्रियण ऊर्जा बहुत अधिक है। इस सक्रियण ऊर्जा को पार करने के बाद में ही जब इस क्रियाधार के पास इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि ये इस अवस्था तक पहुंच सके तो ही ये उत्पाद में बदलता है, अन्यथा नहीं बदलता, अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अब यदि एंजाइम से अभिक्रिया संपन्न करवाई जाए तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है इसका मान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा ये सक्रियण ऊर्जा जो डॉट डॉट में दिखाई गई है वो किसकी उपस्थिति में है? एंजाइम की उपस्थिति में, जबकि ये एंजाइम की अनुपस्थिति में। अब इस सबस्ट्रेट को इतनी ऊर्जा मिलते ही ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा और ये इसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि पहले तो इसे इतनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसे इतनी ऊर्जा की आवश्यकता रह गई। तो ये है सक्रियण ऊर्जा। एंजाइम के द्वारा एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा इतनी से इन्होंने इतनी कर दी, कम कर दी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। इससे क्या हुआ? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके लिए एंजाइम में सक्रिय केंद्र होता है जिस पर सबस्ट्रेट से क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए कि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। सबसे पहले एंजाइम की क्रियाविधि निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। क्या होगा? सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट का संकुल बनेगा। चलो रहने दो अब इसको। सबसे पहले क्या होगा? एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम पर आकर जुड़ता है। क्या? सबस्ट्रेट एंजाइम पर आकर जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई क्या है यहाँ पर? ई एंजाइम है, एस सबस्ट्रेट है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक संकुल का निर्माण करेंगे जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, जिसे ई और एस से डिनोट किया जाएगा। अगला देखिए, इस संकुल ई एस, इस संकुल से यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट से क्रिया करके ई एस बना दिया। जैसे ही ई एस बनेगा इसकी ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। ऊर्जा का मान कहाँ पे आ जाएगा? सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ पर आ जाएगा। ये ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। इस संकुल का ई एस संकुल का, इस संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर बन जाता है एंजाइम और इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती ई आई संकुल बन गया। क्या बन गया? ये तो ई एस संकुल बन गया। उसके बाद में ई आई, ये ई एस संकुल परिवर्तित हो गया मध्यवर्ती एंजाइम संकुल में। क्या हुआ? एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, एंजाइम ई से और मध्यवर्ती आई यानी कि इंटरमीडिएट आई से। तो ये संकुल बन गया। अब इस संकुल का जो इंटरमीडिएट एंजाइम संकुल बना है, इस संकुल का एंजाइम उत्पाद में परिवर्तित होना, अब ये बदल जाएगा ईपी में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम उत्पाद संकुल, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या होगा? इस संकुल का एंजाइम व उत्पाद में विघटन होगा। अब जो ये बना है हमारे पास ईपी, इस ईपी का एंजाइम व प्रोडक्ट में विघटन हो जाएगा और हमें यहाँ पर एंजाइम मिल जाएगा और साथ में प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती हैं। आपको इसे नहीं बनाना है।
यहां पर जो शब्द लिखे हुए हैं, ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एंजाइम। एस का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार। उसके बाद आता है आई। आई का मतलब है इंटर मीडिएट, यानी कि इसे बोलेंगे हम मध्यवर्ती। मध्यवर्ती। और पी का मतलब है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं जो इसमें काम आए हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि किस प्रकार संपन्न होती है। एंजाइम की क्रियाविधि निम्न 4 पदों में संपन्न होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट का संकुल बनना। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाएंगे। इस एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होना। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है वो एंजाइम मध्यवर्ती में परिवर्तित हो गया। इस एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है वो परिवर्तित हो जाता है एंजाइम उत्पाद संकुल में, और ये एंजाइम उत्पाद संकुल पर बदल जाता है एंजाइम प्रोडक्ट संकुल में। तो इस प्रकार से ये एंजाइम की क्रियाविधि हो जाती है। अब इसके बाद में हमें कुछ एंजाइम के उपयोग देखने हैं, वो उपयोग हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम अगला इसी चैप्टर के अंतर्गत और टॉपिक हैं उनको में से किसी एक टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है तो हम अगली क्लास में न्यूक्लिक एसिड को शुरू कर लेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।